एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। खुशी की बात ये है कि आज से हम बायोलॉजी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो खुश हो जाइए, चैप्टर नंबर 1 हमारा एंड हो चुका है। सब कुछ हमने पढ़ के खत्म कर दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका अच्छे से रिवीजन करना, क्लासेस को टाइम टू टाइम अटेंड करना। रोज हमारी क्लासेस शाम में 5:30 से 7:30 तक होती है और आपको डेली लेक्चर्स मिल रहे हैं रोज। ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, अदरवाइज बाकी सारे दिन हम आपको कंटिन्यूअसली लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी ऑनलाइन लाइव क्लासेस की फैसिलिटी नहीं है बेटा, उसके लिए आप लोग को करना पड़ेगा सपोर्ट। तो इफ अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जल्दी ही हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी लेना चालू कर देंगे। चलिए, चैप्टर नंबर 2 जो है वो है बेटा मानव जनन। मानव मतलब ह्यूमंस, ह्यूमंस यानी कि बात हो रही है हमारी। ठीक है, और जब ये चीज हमारे बारे में है, अगर हम हमारे बारे में कुछ समझना चाह रहे हैं या सिलेबस में इतना सब कुछ हमसे रिलेटेड दिया है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि हम इसे अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें, ताकि लाइफ लॉन्ग इफ अगर आप लोग नीट देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी देते हैं तो आपको पूरी लाइफ ये चीजें काम आए। ठीक है, बहुत कुछ आपको यहाँ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको नई नई जानने को मिलेंगी। बहुत से मिथ्स जो हैं आपके जो दिमाग में बिना मतलब की धारणाएं भरी हुई हैं वो खत्म होंगी। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से हो रही है इस चैप्टर की? अध्याय का नाम है बेटा मानव जनन। मानव जनन क्यों करता है? मानव जनन क्यों करता है से मतलब रिप्रोडक्शन क्यों करता है? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है बेटा? तो इस रिप्रोडक्शन वर्ड को अपने आप में दो शब्दों में तोड़ा जा सकता है। एक है बेटा री और दूसरा है प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब पुनर्निर्माण। ठीक है, रिप्रोडक्शन मतलब पुनर्निर्माण, और पुनर्निर्माण का मतलब क्या होगा? तो जैसा इंसान है, जैसा मानव है, वो अपने जैसे वैसी की वैसी संतानें उत्पन्न करने की प्रक्रिया करता है ताकि उसकी पीढ़ी आगे बढ़ सके। ठीक है, संतति यानी कि पीढ़ी। ठीक है, संतति या पीढ़ी ये क्या हो बेटा? आगे बढ़ सके, और इसके लिए वो क्या करता है? संतान उत्पन्न करता है। संतान उत्पत्ति की प्रोसेस अपनाता है। संतान उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है उसी को कहा जाएगा जनन। ठीक है, हम हमारे जैसे ही नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा हम नव निर्माण करते हैं, नई पीढ़ी को जन्म देते हैं, उस प्रक्रिया को ही कहा जाता है जनन। और चूंकि ये प्रक्रिया ह्यूमंस यानी कि मानव में हम पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए हम इसे कहेंगे मानव जनन। रिप्रोडक्शन मतलब फिर से पुनर्निर्माण, हमारे जैसे ही बच्चों को जन्म देने की प्रक्रिया होगी बेटा रिप्रोडक्शन। अब इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी? तो चूंकि आप सब 12वीं के स्टूडेंट हैं, कक्षा 12वीं में आप आ चुके हैं, यानी कि आप टीन एज को थोड़े ही दिन में पार करके और युवावस्था में प्रवेश करेंगे। अभी आप किशोरावस्था में हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, साथ ही साथ आपको लाइफ लॉन्ग लेसन देने के लिए, आपको चीजों के बारे में ज्ञान देने के लिए ही आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन चैप्टर पढ़ाया जाता है। अब इसमें है क्या क्या, क्या क्या हमें समझना है, पूरा चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आज हम वही डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्टिव क्लास है ये आपकी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगी जिनसे शायद आपको आगे जाके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बिल्कुल वेस्ट नहीं है, हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि क्या क्या हमें आगे पढ़ना है। तो मानव जनन के पहले मैं आपको कुछ चीजें क्वेश्चंस के रूप में डालना चाहूंगी। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है बेटा कि जो जीव अंडों को जन्म देते हैं,
जो जीव अंडों को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंडों को जन्म देने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो बेटा ये कहलाते हैं अंडप्रजक। अंडप्रजक जिसे कहा जाता है बेटा ओविपोरस। ओविपोरस, ठीक है, अंडप्रजक ओविपोरस। और जो जीव, अब अगला क्वेश्चन दूसरा, जो जीव शिशु या बच्चे को जन्म देते हैं, शिशु या बच्चे को जन्म देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? उन्हें कहा जाता है सजीव प्रजक। सजीव प्रजक, इसे कहते हैं बेटा विविपोरस। विविपोरस, ठीक है। तो जो अंडों को जन्म देंगे उन्हें ओविपोरस कहेंगे, जो बच्चों को जन्म देंगे उन्हें विविपोरस कहेंगे। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि मानव एक खालिस्तान प्राणी है तो सजीव प्रजक है, साथ ही साथ है बेटा जरायुज। सजीव प्रजक और आप लिखोगे जरायुज प्राणी है। मानव एक कैसा प्राणी है? सजीव प्रजक, जो कि शिशु को जन्म देता है, साथ ही साथ ये जरायुज प्राणी है। इसकी एक निश्चित उम्र सीमा है, एक निश्चित उम्र में ही इसके अंदर सारी क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके तैयार हुए। अब अंडों को जन्म देने वाले, बच्चों को जन्म देने वाले दोनों के नाम मैंने आपको बता दिए। अब हम आते हैं वहां जहां से इस चैप्टर की शुरुआत होगी। ये तो शुरुआत में लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, आप लोग पढ़ लेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। अब क्या समझना है बेटा? तो मानव कैसा प्राणी है बेटा? एक लिंगी, ठीक है। मानव कैसा प्राणी है? एक लिंगी। तो कैसे सर, कैसे मैडम, सॉरी कैसे? तो एक लिंगी का मतलब मानव में नर अलग होता है और मादा अलग होती है। मेल अलग होते हैं एंड फीमेल्स अलग होती हैं। होते हैं ना अलग अलग, मेल और फीमेल अलग अलग। पुष्पीय पादपों में हमने देखा था उनमें उभयलिंगी भी है, एक ही पुष्प में नर भाग भी है और मादा भाग भी है। लेकिन ह्यूमंस में ऐसा नहीं है। ह्यूमंस यानी कि मानव में नर अलग होता है और मादा अलग। अब जब नर और मादा को अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी हो, मतलब बच्चों को जन्म देना हो, तो इनके शरीर में क्या पाया जाता है ऐसा? तो बेटा नर में पाए जाते हैं नर जननांग, नर जननांग मेल गोनेट्स, और मादा में पाए जाते हैं मादा जननांग। जननांग का मतलब वे अंग जो जनन में आवश्यक होते हैं, वे अंग जो जनन में सहायता करते हैं। जननांग यानी कि गोनेट्स क्या है? अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो वे अंग जो जनन में, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जन्म देने में आवश्यक भी होते हैं और सहायक भी होते हैं, ठीक है। वे अंग जो जनन में आवश्यक और सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं बेटा? जननांग कहलाते हैं, ठीक है, गोनेट्स कहलाते हैं। आप वे अंग जो जनन में आवश्यक और सहायक हैं उन्हें हम जननांग कहेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। नर में बनते हैं नर जननांग मेल गोनेट्स, मादा में बनते हैं मादा जननांग। अब ये जो नर जननांग है बेटा, इसमें मुख्य जो जननांग है, आवश्यक जो है, वो है बेटा वृषण, जिसे कहा जाता है बेटा टेस्टिकल, ठीक है। ये मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी। मादा में जो मुख्य मादा जननांग है उसे कहा जाता है अंडाशय, जहां पे युग्मक बनेंगे, या ओवरी, ठीक है। तो जननांग 2 तरह के होते हैं। पहले होते हैं बेटा आवश्यक और दूसरे होते हैं बेटा सहायक। There are 2 types of gonads in humans. पहले होते हैं आवश्यक इनिशियल, दूसरे होते हैं सपोर्टिंग यानी कि सहायक। अगर हम आवश्यक जननांग की बात करें तो नर में बेटा वृषण होते हैं और मादा में होते हैं अंडाशय। इन दोनों की संख्या ही होती है एक एक जोड़ी।
नर में भी एक जोड़ी और मादा में भी एक जोड़ी। इनके अलावा जितनी भी हैं वो मैं आपको अलग से समझाऊंगी, ठीक है। इनके अलावा जितने भी हैं वो मैं आपको अलग से समझाऊंगी, अभी इसको छोड़ो। सहायक वाले बहुत सारे हैं, गर्भाशय है, योनि है, फिर फैलोपियन ट्यूब है। अगर पुरुषों की बात करें तो फिर शुक्राशय है, शुक्रवाहक। जितने भी अंग वृषण को छोड़कर हैं वे सारे सहायक में आएंगे, सिस्ने पेनिस वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो इसको हम अलग से कवर करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको ब्रीफिंग दे रही हूँ चैप्टर की, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग रहेगा नर जननांग से, नर जनन तंत्र से, ठीक है। अब आओ आगे। ये जो वृषण होता है ना बेटा, इस वृषण में बनते हैं नर युग्मक, वृषण में बनते हैं नर युग्मक, और नर युग्मक का जो नाम है बेटा वो है शुक्राणु, ठीक है। वृषण में एक कोशिका से ढेर सारे शुक्राणु बनेंगे, और ये जो शुक्राणु होते हैं, नर की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, मादा की भी प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, एक एक कोशिका में। लेकिन जब शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होती है, जब नरयुग्मक बनता है, ये जो नरयुग्मक बनता है बेटा, वो जिस प्रक्रिया द्वारा बनता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है शुक्राणु जनन, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया हुई, नरयुग्मक यानी कि शुक्राणु का निर्माण हो गया। इस तरफ क्या होगा, तो इस तरफ बेटा अंडाणु जनन की प्रक्रिया होगी, अंडाशय में, स्त्रियों में पाए जाते हैं अंडाशय, अंडाशय में होगी बेटा अंडाणु जनन की प्रक्रिया, oogenesis, और अंडाणु जनन की प्रक्रिया के बाद बनेंगे मादा युग्मक, और मादा युग्मक को कहा जाता है अंडाणु, ठीक है। ओवम, अंडाणु बन गया, और अंडाणु जो है वो गोलाकार होता है, ठीक है। ऐसा गोल गोल क्या बन गया बेटा, अंडाणु बन गया, ठीक है। अब नर और मादा अलग है, इसके अंदर नर युग्मक बन गए, इसके अंदर मादा युग्मक बन गया। ये दोनों ही प्रक्रियाएं जो होती है एक निश्चित उम्र सीमा में होती है। इस उम्र सीमा को जिसमें शुक्राणु जनन होता है बेटा, इसे कहा जाता है किशोरावस्था। जैसे ही नर जो लड़का है, मेल जो चाइल्ड है, वो किशोरावस्था यानी कि 12 से 14 वर्ष की उम्र में पहुंचा, उसके अंदर नर युग्मक यानी कि शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इधर मादा युग्मक यानी कि अंडाणु निर्माण भी होने लग जाएगा। अब किसी व्यक्ति, किसी नर की शादी किसी स्त्री से हो गई, ठीक है। शादी के बाद क्या होगा, तो शादी के बाद जब दोनों का मिलन होगा, दोनों के मिलन से यानी कि मैथुन क्रिया के द्वारा ये जो शुक्राणु है बेटा, ये अंडाणु के तरफ जाएगा, यानी कि शुक्राणु मादा की जो क्या बोलते से गर्भाशय है, योनि के रास्ते गर्भाशय में छोड़ दिया जाएगा। जिस भी क्रिया के द्वारा शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचेगा बेटा, उस क्रिया को कहा जाएगा वीर्य सेचन, उस क्रिया को कहा जाएगा वीर्य सेचन। और जिस रास्ते से शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचेगा उस रास्ते को कहा जाएगा बेटा स्त्री जनन पथ। क्या कहा जाएगा, स्त्री जनन पथ। स्त्री जनन पथ के रास्ते शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचता है उसे वीर्य सेचन कहते हैं, ठीक है। वीर्य सेचन यानी कि इंसेमिनेशन कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। जैसे ही वीर्य सेचन हुआ, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होगा। शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से जिस संरचना का निर्माण होगा उस संरचना को कहा जाएगा बेटा युग्मनज। और ये जो क्रिया होगी मिलन की, इसे कहा जाएगा निषेचन। जैसे ही निषेचन हो गया, दोनों के मिलन से एक नई रचना बनेगी जिसे कहा जाएगा युग्मनज। ये फ्लो चार्ट आपको बनाना है, शुरुआत में, चैप्टर की शुरुआत में ही आप ये बना के रखोगे, ठीक है।
अब जब शुक्राणु और अंडाणु मिल गया, शुक्राणु यानी कि स्पर्म ये नर युग्मक है, अंडाणु यानी कि ओवम ये मादा युग्मक है, दोनों के मिलन से निषेचन की क्रिया हुई, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया, दोनों मिल गए। शुक्राणु के पास बेटा 23 गुणसूत्र होते हैं, अंडाणु के पास भी 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 और 23 मिलकर बना लेते हैं बेटा 46 गुणसूत्र की एक कोशिका। दोनों 23-23 मिलकर 46 गुणसूत्र की एक कोशिका बना लेते हैं, जिसे बेटा युग्मनज कहा जाता है। अब क्या होता है, अब ये जो युग्मनज है ना, ये स्त्री के स्त्री जनन पथ फैलोपियन ट्यूब में है। ये युग्मनज धीरे धीरे करके करता है बेटा वृद्धि, और वृद्धि करके युग्मनज बन जाता है धीरे धीरे करके भ्रूण, और भ्रूण एक 32 कोशिकीय अवस्था होती है, 32 कोशिकीय अवस्था होती है। इसके बाद भ्रूण 32 कोशिकीय अवस्था में जब आ गया तो धीरे धीरे करके बढ़ेगा, बढ़कर भ्रूण बन जाएगा बेटा शिशु, और जैसे ही शिशु 9 महीने की गर्भावधि कंप्लीट कर देगा, 9 महीने की गर्भावस्था सगर्भिता कंप्लीट कर देगा, इसका हो जाएगा बेटा प्रसव, और ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा प्रसव, और प्रसव क्रिया के द्वारा ये जो है वो बाहर आ जाएगा शिशु। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो दंपत्ति हैं ये बच्चे को जन्म देंगे, और बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया ही जनन है। बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया ही क्या है बेटा, जनन है। समझ में आया मैंने इतनी देर में कौन सी राम कहानी बताई है? ठीक है, कोई कहानी नहीं है, ये हमारी और तुम्हारी जर्नी है। हम भी इसी जर्नी का हिस्सा हैं, और इसी जर्नी के थ्रू हम दुनिया में आए हैं, इसी जर्नी के थ्रू हम भी हमारे बच्चों को जन्म देंगे, फिर उनके बच्चे उनके बच्चों को जन्म देंगे, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और सृष्टि बनी रहेगी। अगर जनन की प्रक्रिया रुक गई तो जो चीज जहां है वहीं रुकी रहेगी, फिर वो अगली पीढ़ी तक जाएगी क्या? नहीं। ना तो पेड़ पौधे बिना जनन के अगली जनरेशन को जन्म दे सकते हैं, ना ही दूसरे कोई पशु पक्षी, और ना ही मानव। हालांकि चैप्टर मानव जनन है तो हम सिर्फ मानव की बात करेंगे, हमें इधर उधर की बात नहीं करनी। अब देखो मैंने यहाँ आपको क्या क्या बताया है और आगे हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ तो ये बड़ा आसान लगा है, ठीक है, एक फ्लो चार्ट में पूरी प्रक्रिया होगी। अब आपको करना क्या है, आप पूरा पढ़ोगी आज जितना भी मैंने पढ़ाया। अब इसमें शुरुआत होती है बेटा हमारी नर जनन तंत्र से। ठीक है, कल से जब हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को तो प्रॉपर डायग्राम के साथ मैडम सबसे पहले आपको समझाएंगी नर जनन तंत्र। जब पूरा नर जनन तंत्र पढ़ के हो जाएगा कि कहाँ कौन सा ऑर्गन होता है, कैसे शुक्राणु का निर्माण होता है, फिर कैसे वो शिश्न के रास्ते बाहर आता है, ये जब सब कुछ पढ़ के हो जाएगा और पूरा शुक्राणु जनन हम पढ़ लेंगे, इवन इस पूरी प्रक्रिया में कौन कौन से हार्मोन्स अपनी भूमिका निभाते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स इस पूरी प्रक्रिया को नियमित करते हैं, जब हम ये पूरा पढ़ के खत्म कर देंगे तब हम आएंगे बेटा मादा पार्ट पे, फीमेल पार्ट पे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र, फिर मादा के पूरे जननांग पढ़ेंगे, मादा का ऑर्गन जो है अंडाशय, उसमें अंडाणु कैसे बनता है, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया, महिलाओं में आने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल, सारा कुछ पढ़ने के बाद जब हम अंडाणु का निर्माण करवा देंगे तो दोनों टॉपिक हो गए निषेचन के पहले के, निषेचन पूर्व अवस्थाएं। फिर हम आएंगे बेटा निषेचन पे, जिसमें हम शुक्राणु और अंडाणु का मिलन करवाएंगे और निषेचन करवा के युग्मनज बना देंगे। जब युग्मनज बन जाएगा तो युग्मनज धीरे धीरे करके वृद्धि करके भ्रूणी अवस्था में जाएगा, भ्रूण धीरे धीरे के वृद्धि करके शिशु अवस्था में आएगा, और जब शिशु 9 महीने की गर्भावधि कंप्लीट कर लेगा तो एक प्रक्रिया होती है प्रसव, प्रसव क्रिया के द्वारा शिशु बाहर आ जाएगा, और जब शिशु बाहर आ जाएगा तो प्रसव जो होगा, आपको सब कुछ पढ़ना है। हम निषेचन पढ़ेंगे, हम अंतररोपण पढ़ेंगे, हम फिर प्रसव भी पढ़ेंगे, और इसके अलावा और भी क्वेश्चन हैं जो छोटे मोटे छूट जाएंगे, वो भी हमें पढ़ना है। एक प्रॉपर पूरा मानव जनन जिसमें आपको मेल पार्ट्स को भी पूरा पढ़ना है, फीमेल पार्ट्स को भी पूरा पढ़ना है।
कहीं कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। तो आई होप आज जितना भी मैंने आपको समझाया, जननांग क्या होते हैं, मुख्य जननांग क्या है अंडाणु शुक्राणु जनन, कैसे स्पर्म ओवम बनते हैं, दोनों का मिलन किस रास्ते होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए है बेटा, ठीक है। आगे मैं फिर से इन सब चीजों को बताऊंगी, लेकिन शुरुआत में ही अगर आप चैप्टर को समझ गए ना तो आगे हमें दिक्कत नहीं आती, ठीक है। आगे हमें दिक्कत नहीं आती। डायरेक्ट अगर मैं आज आप आती शुरुआत से ही आपको नर जनन तंत्र से पढ़ाना चालू कर देती तो क्या आपको मजा आता? इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और मैं गारंटी देती हूँ लाइफ लॉन्ग आपको ये सब याद आएगा क्योंकि पढ़ा हुआ रहेगा। अगर आप डॉक्टर बनो तब भी, नहीं बनो तब भी, ठीक है। तो आई होप आज जितना मैंने आपको पढ़ाया मजा आया होगा, आपको पढ़ने में चीजें समझ में आई होगी, आप हमें सपोर्ट करेंगे, आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लासेस रेगुलर रहें, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो, आप बहुत अच्छे से 12th बोर्ड का एग्जाम क्लियर करें, तो यू हैव टू बी सपोर्टिव, यू हैव टू बी कॉन्सियस। आपको सपोर्ट भी करना है, आपको हो सके तो डोनेशन कर सकते हो तो करो, क्योंकि हमें फाइनेंशियल हेल्प की भी जरूरत है। थोड़ी सी चीजें अपडेटेड करने के लिए, आपके लिए और फैक्ट्स और डेटा लाने के लिए, साथ ही साथ चीजें और ज्यादा आपको प्रोवाइड करने के लिए टीम की जरूरत हमें है, और टीम को चाहिए क्या? सैलरी। और उनको हम तो फ्री कर दे रहे हैं क्योंकि हमारा खुद का चैनल, हमारी खुद की एकेडमी है, लेकिन बाकी जो टीम मेंबर्स हमारे लिए काम करेंगे उनको फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, है ना। उनको तो पे करना पड़ेगा, और पे करना पड़ेगा तो हमारे पास तो आए पहले। तो अभी यूट्यूब इनकम नहीं चालू हुई, तब तक प्लीज आप लोग सपोर्ट करो, फिर उधर से इनकम चालू हो जाएगी तो हम आप लोगों का सपोर्ट करेंगे, ठीक है। हमसे जितना हो पाएगा सब कुछ करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। बेटा पढ़ के आइएगा, अगली क्लास में रिवाइज आपको पूरा करके आना है। कल का लेक्चर और ज्यादा धांसू होगा, जिसमें हम पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। जितना एक लेक्चर में हो पाएगा हम पूरा करेंगे, फिर हम अगले पे चले जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों को तो शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे अगर हमें फॉलो नहीं किया तो कीजिए। वहां पे मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारे 1 मिनट शॉर्ट्स डाल के रखे हैं, तो आपको वो भी हेल्प करेंगे बाद में रिविजन में। ख्याल रखिए अपना, ऐसे ही रेगुलरली क्लास लगाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।